दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने मणिपुर के अंदर जो काफ़ी बुरा एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला था, उसके बारे में ज़िक्र किया था, राइट? अब उसके रिगार्डिंग ही हमने फिर जो ऑपोज़िशन डिमांड कर रही थी रूल 267 के अंदर डिस्कशन और जो गवर्नमेंट चाहती थी 176 के अंदर डिस्कशन, इनके बारे में भी हमने जाना था। पिछले लेक्चर्स के बारे में हम ये चीज़ समझ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे, तो पिछले लेक्चर्स देख सकता है। अब यहाँ पर ना आज के न्यूज़पेपर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, दैट इज़ ज़ीरो एफआईआर का। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ज़ीरो एफआईआर क्या होती है? देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ। एफआईआर तो आप समझते होंगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी आप कोई ना कोई मतलब आपके साथ कोई घटना होती है तो आप एफआईआर लिखवाते हो, यार ये कुछ इश्यूज अब हुए हैं, ठीक है ना? अब पता क्या होता है, ज़ीरो एफआईआर में क्या होता है, मान लो कोई घटना हुई। अब हम ये नहीं देखेंगे कि यार ये घटना कौन सा पुलिस थाना या फिर कौन सा पुलिस स्टेशन इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। मान लो ये हो गया, ये हो गया। हो सकता है ना ये पुलिस स्टेशन इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन करता हो, ये वाला पुलिस स्टेशन इस एरिया में करता हो। जब हम बात करते हैं ना ज़ीरो एफआईआर, आप डायरेक्टली जाके किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर आप अपनी कंप्लेंट जो भी है उसको आप दर्ज करवा सकते हो। फिर पता क्या होगा, मान लो आपने इस पुलिस स्टेशन के अंदर गए और आपने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि यार जहां पर ये मुद्दा घटा, यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, या फिर जब जब वहां पर आप रहते हो, वो इसके एरिया के अंदर आता ही नहीं। हो सकता है उसके लिए ये पुलिस थाना हो, ठीक है ना? पर ये वाला थाना पता क्या करेगा, ये आपकी रिपोर्ट लिख लेगा, फिर आपकी जो रिपोर्ट हो, जो एफआईआर है, उसको यहाँ पर ट्रांसफर करेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो दैट इज ज़ीरो एफआईआर। कि ज़ीरो एफआईआर में ना ये नहीं देखा जाता कि कहाँ पर आप रहते हो या फिर जो घटना हुई कहाँ पर हुई, नहीं। ज़ीरो एफआईआर में सिंपली कोई भी थाना होता है, वो आपकी जो कंप्लेंट होगी उसको नोट कर लेगा। फिर बाद में क्या होगा, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस पुलिस स्टेशन को जहां पर कहीं ना कहीं ये घटना हुई या फिर जिसके जुरिस्डिक्शन में ये चीज आती है। अभी पता क्या हुआ है, मणिपुर के अंदर ना बहुत सारी ज़ीरो एफआईआर हमें देखने को मिली हैं, ठीक है ना? और साथ ही साथ आप नोटिस करोगे कि कई टाइम तो ऐसा भी हुआ कि जैसे ना, कि मान लो घटना होगी और जैसे महिलाओं ने मान लो लिखवा दिया कि हाँ यार हमारे साथ यहाँ पे रेप हुआ है, उन्होंने ज़ीरो एफआईआर लिखवा दी। अब कई महीने लग गए ये ज़ीरो एफआईआर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने के अंदर। जिस थाने में लगी थी ना कि हाँ ज़ीरो एफआईआर लिखवा दी है, उसके बाद जहाँ पर उसको जाना था, जिस जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन के अंदर जाना था, वहां तक जाने के एफआईआर ट्रांसफर करने का बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो मणिपुर की पुलिस है ना, उनकी तरफ से थोड़ा नेग्लिजेंस दिखाता है या फिर कि काफ़ी धीरे धीरे काम हुआ वहां पे। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आज की न्यूज़पेपर के अंदर हमें देखने को मिले हैं, ठीक है? इंडियन एक्सप्रेस हो गया, सिमिलरली द हिंदू के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनको हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। डेट है आज की 24 जुलाई 2023। आज की डिस्कशन स्टार्ट करें। देखो आज से आपका जो सी सेट का बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। ये एक हफ्ते का मैंने आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया है। जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रो एंड सीरीज से, फिर सीरीज कैलेंडर, इस तरह से इस चैप्टर को मूव करेंगे आने वाला जो 2 हफ्ते हैं, ठीक है? और बीच में आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपके रिवीजन टेस्ट होंगे और संडे को आपका वीकली टेस्ट भी रहेगा। गेटिंग इट? तो जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है डेफिनेटली आप इस कोर्स का तो करें ही। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको अभी एनरोल नहीं किया है, तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिंक है, आप डेफिनेटली उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही बेनिफिशियल आप सभी के लिए कोर्स होने वाला है। आगे चलते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होता क्या है। देखो समझने की कोशिश करो। जैसे अभी टमाटर की जैसे बात हो रही है, तो टमाटर का दाम बहुत तेजी से ऊपर गया, ठीक है ना? बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि टमाटर के दामों के अंदर ना वोलेटिलिटी बहुत है, ऊपर उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं ना, वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब इस तरह की चीजों को हम क्या करें, इनके प्राइसेस हमें मैनेज करने चाहिए। तो 2014-15 में क्या हुआ, हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लेकर आए। इसके बेस पे पता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये जो वोलेटिलिटी है, जो प्राइजेस के अंदर उतार चढ़ाव तेजी से देखने को मिलता है, जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, इनको हम थोड़ा मैनेज कर पाए। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ना इन्होंने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, बेसिकली एक तरह का फंड बनाने या फंड के थ्रू एक तरह का बफर बनाने की कोशिश करी। इस बफर के माध्यम से क्या हुआ, आपके जो भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दालें हो गया, आपके टमाटर, आपके प्याज हो गया, आपके आलू हो गया, इनको क्या किया, इनका एक बफर बनाने की कोशिश करी। फिर कल को मान लो अगर चीजों के दाम बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, तो क्या करेंगे, ये बफर को हम रिलीज कर देंगे। उससे क्या हुआ, आपकी जो डिमांड बढ़ी हुई थी ना और सप्लाई कम थी, तो सप्लाई को बढ़ा दिया। उसके बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, जो चीजों के दाम हैं या फिर इस तरह की चीजें हैं जिससे जो वस्तुओं के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनको मैनेज करने की यहाँ पे कोशिश करी गई।
अभी हम सर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने ना जो टमाटर है उसकी प्रोक्योरमेंट इसके अंतर्गत शुरू कर दी है, इसलिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जैसे हो पता क्या रहा है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ से टमाटर प्रोक्योर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। इनको प्रोक्योर करके हमारी सरकार क्या कर रही है, आपका जैसे दिल्ली हो गया, बिहार, राजस्थान, इन एरियाज में ना टमाटर के दाम बहुत महंगे हैं। दिल्ली में तो आई थिंक 160 रुपए किलो या 170 ऐसे कुछ रुपए किलो है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम प्रोक्योर करेंगे तो यहाँ पर हम जाके बाद में दे देंगे, तो यहाँ पर जो सप्लाई कम थी ना दिल्ली वगैरह एरियाज के अंदर, वहां पर सप्लाई बढ़ जाएगी एंड कहीं ना कहीं उससे चीजों के दाम कंट्रोल में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ध्यान में रखना कि यहाँ पर 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज के हमारा जो प्राइसेस होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर फिर उनको दामों को देखता रहता है, कितने दाम बढ़ रहे हैं, कितने दाम कम हो रहे हैं, ये सारी चीजें, राइट। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो अभी क्या हो रहा है, नाफेड हो गया आपका, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, एंड साथ ही साथ एनसीसीएफ, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, ये प्रोक्योर कर रहे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर को, और दिल्ली वगैरह जैसे एरियाज के अंदर उनको बेचा जा रहा है एट एन अफोर्डेबल प्राइसेस। तो कोशिश यही है कि इस पर्टिकुलर फंड के माध्यम से जो बफर हमने एक तरफ से क्रिएट किया है, उसके थ्रू हमारे जो प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हुए हैं ना, उनको यहाँ पे कम किया जा पाए। अब इसके साथ ही ना यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है वहां पर कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। देखो समझने की कोशिश करना कि जब इसको 2014-15 में शुरू किया गया था, उस टाइम ना ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत था। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ना, उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर ये उसके पास था, पर फिर हमने पता क्या सोचा कि नहीं यार, 2016 में हमने कहा कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको ये दे दिया जाए। तो हमने 2016 के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। तो आपसे कोई पूछे कि जब क्रिएट किया गया था तब कौन सी मिनिस्ट्री थी, तब थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। आज के टाइम के ऊपर इसके कौन सी मिनिस्ट्री देखने को मिलती है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। काम मैंने आपको समझा दिया, प्राइस वोलेटिलिटी को मैनेज करना, बफर स्टॉक को हम क्रिएट करते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, हमारे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में पढ़ लिया। पर ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही स्कीम चलती है कहीं ना कहीं चीजों के दाम को मैनेज करने के लिए, नहीं, उसके अलावा भी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपकी स्कीम है MIS, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो, मान लो एक किसान है, अब किसानों ने ना मान लो कोई क्रॉप बनाई, ठीक है ना, कोई क्रॉप को प्रोड्यूस किया, और ये क्रॉप की ना बम्पर प्रोडक्शन होगी। उससे क्या होगा, मार्केट में उस पर्टिकुलर क्रॉप की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप जानते हो कि सर डिमांड तो उतनी ही है पर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये क्या करेगा, इससे जो वो पर्टिकुलर क्रॉप होगी उसके दाम नीचे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है ना मार्केट में, किसानों के पास बहुत सप्लाई दे कर दी उस वजह से। तो क्या होगा, किसानों को उसका प्राइस ही नहीं मिल पाएगा। किसानों की इनपुट बहुत सारी लगी, लागत बहुत सारी लगी, पर कहीं ना कहीं आउटपुट बिल्कुल मिला ही नहीं। तो ऐसे टाइम के ऊपर किसानों को पता क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रेस सेल, सस्ते में ही अपनी क्रॉप को बेचना पड़ता है। अगर आप खुद सोचो, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाती है तो क्या वहां पर हमारी सरकार को हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? द आंसर इज बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसी के लिए हमने क्या लेकर आए हैं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो अगर ऐसे टाइम के ऊपर अगर मान लो कि चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहां पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बीच में आती है, स्पेशली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वो इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी नुकसान होता है ना, वो नुकसान की भरपाई करी जाती है किसके द्वारा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ऑन अ 50-50 बेसिस। यानी कि 50% जो लॉस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना, बम्पर प्रोडक्शन हुई, चीज़ों के दाम गिरे, उस वजह से MIS को इंप्लीमेंट किया गया। उसी तरह से एक और स्कीम है हमारी, और ऑपरेशन है, दैट इज ऑपरेशन ग्रीन। अब ये सर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। यहाँ पर क्या कोशिश है, यहाँ पर कोशिश है कि मान लो आपने किसी प्रोडक्ट को बना दिया, मान लो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे टमाटर हो गया, आपने टमाटर बना लिए, पर टमाटर को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, उसको प्रॉपर स्टोरेज भी तो करनी है। यानी कि कहने का मतलब क्या, प्रोडक्शन के बाद का प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस भी हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। कई बार होता है ना कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही चीज़ें खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं,
प्रॉपर स्टोरेज ना मिले तो वहां पर भी सेम इश्यूज आ जाते हैं। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज होते हैं ना, हमने इनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है। ये काम है किसका, ऑपरेशन ग्रीन का। यहाँ पर शॉर्ट टर्म भी कुछ मेजर्स लिए जाते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज सब्सिडीज, ये शॉर्ट टर्म है। और एक चीज होती है कि आप लंबे टाइम के लिए कोई चीज प्लान कर रहे हो, वहां पर है कि कैसे प्रॉपर वैल्यू चेन को आप डेवलप करो। ठीक है, ये यहाँ पर कोशिश है। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि डिस्ट्रेस सेल ना हो पाए, ठीक है ना, वैल्यू रियलाइजेशन हो। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के अंदर कमी करना और वैल्यू एडिशन करना, यही इनके ऑपरेशन ग्रीन के इंपॉर्टेंट काम है। इसी तरह से देखो, एक क्वेश्चन ना यूपीएससी ने 2017 में पूछा था, दैट इज विद रिगार्ड्स टू ईनेम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके इंप्लीमेंट करने से क्या बेनिफिट होते हैं, इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि क्या आपके हिसाब से क्या ठीक होगा, क्या गलत होगा। फिर कल मैं आपको अकॉर्डिंगली इसका आंसर बता दूंगा और इसको समझा भी दूंगा। आगे चलते हैं, स्टार्टअप स्कीम फॉर वुमेन। देखो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप जानते हो कि मेरा पार्लियामेंट चल रहा है, तो लोकसभा के अंदर ना हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, उनसे सवाल पूछा गया। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि स्टार्टअप्स ने वुमेन के लिए क्या क्या काम किया है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर एक स्टार्टअप क्या होता है। देखो, स्टार्टअप होने के लिए ना ये कुछ अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो कि जो ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपके ध्यान में हमेशा हमेशा रहना चाहिए जब भी मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टअप के लिए यही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और यही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उसके हिसाब से ये सारे क्राइटेरिया हैं। क्या है सर ये क्राइटेरिया? पहला है कि आपकी कंपनी की उम्र आपकी 10 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कोई 1990 में कोई कंपनी खुली थी, आप उसको स्टार्टअप बोल रहे हो, नहीं। कंपनी की उम्र, उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 10 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर कंपनी की टाइप की प्राइवेट लिमिटेड हो गया, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, ये टाइप्स हो सकती हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है विद रिगार्ड्स टू एनुअल टर्नओवर। यहाँ पर ना अगर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं एक्सीड करता किसी भी ईयर के रिगार्डिंग, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब हम उसको एनुअल टर्नओवर बोलेंगे। मतलब एनुअल टर्नओवर अगर ऐसा नहीं होता तब हम उसको स्टार्टअप बोलेंगे। अब इसी तरह से ना अगर आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ओला स्टार्टअप है, क्या जोमाटो स्टार्टअप है, या कोई भी इस तरह के नाम आता है, दो आंसर इज नो, ये सब स्टार्टअप्स नहीं कहला जा सकते। भले ही हो सकता है बहुत सारी कंपनीज की एज 10 साल से कम होगी, पर उनका एनुअल टर्नओवर, आई एम वेरी श्योर इन बड़ी कंपनीज को बताओ, 100 करोड़ से डेफिनेटली ज्यादा ही है। गेटिंग इट? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इनको हम डीपीआईआईटी के रिगार्डिंग उनकी डेफिनेशन के हिसाब से स्टार्टअप नहीं बोल सकते। ठीक है, उसी तरह से ये होनी चाहिए ओरिजिनल एंटिटी, मतलब इन्होंने खुद अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंपनी थी, उसमें से कोई कंपनियां, 2 कंपनियां निकल के आई, फिर हमने इसको बोल दिया कि ये स्टार्टअप है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए वो। इसके साथ ही इनोवेशन और स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, कि उन्होंने ना भैया कुछ नया काम किया होना चाहिए, कुछ नया प्रोडक्ट हो गया, कुछ नया प्रोसेस, कोई नई सर्विस, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और स्केलेबल होना चाहिए कि उसको एक्सपैंड कर पाए। अगर आज उसके 1000 कस्टमर है तो कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल के ऊपर 1 लाख 10 लाख ऐसे कस्टमर भी उनके हो पाए, तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। तो ये सारी कहीं ना कहीं कंडीशंस बनती हैं आपके स्टार्टअप के लिए। बाकी आप लोग शार्क टैंक वगैरह देखते ही हो, ठीक है ना, उन सभी को कहीं ना कहीं शायद आई थिंक ना हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि उनमें से ज्यादातर कंपनीज का जो रेवेन्यू होगा वो 100 करोड़ से कम होगा। अगर किसी का नहीं है तो डीपीआईआईटी की डेफिनेशन के अंदर हम उनको स्टार्टअप नहीं बोलेंगे। ये 100 करोड़ और 10 साल ये डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कि भैया स्मृति ईरानी जी ने क्या क्या बात करी, कि हमने क्या क्या किया है महिलाओं के लिए। देखो, उन्होंने बात करी कि जैसे हमने स्टार्ट किया था क्या, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ये स्टार्ट कब किया था? 2016 के अंदर। क्या कोशिश थी कि इंडिया में ना जो स्टार्टअप कल्चर है उसको बढ़ाया जा पाए, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक लहर है उसको हम कैसे चैनलाइज करें। ठीक है, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम कैसे लेकर आ सकते हैं, ये कोशिश थी। इसके साथ ही ना जो हमारा स्टार्टअप इंडिया था उसका ऑब्जेक्टिव एक और भी था। वो क्या था? वो था ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कि महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप हम कैसे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें क्लियर हुई ना बात? तो एक्चुअल में ना जो अभी डेटा दिया गया, इस डेटा को आप याद भी रख सकते हो। अब इसमें बात करी गई है कि इंडिया में ना 86,713 इतने स्टार्टअप्स हैं। वेरी वेरी बिग नंबर। और ये एक्चुअली जो डेटा दिया गया, ये डेटा दिया गया 31 दिसंबर 2022 का। ठीक है ना, कि इस तारीख को पिछले साल की, मतलब जो लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2022 को, इंडिया में
86,713 स्टार्टअप्स थे जो DPIIT रिकॉग्नाइज करता है। इज इट क्लियर? और स्मृति ईरानी जी ने यह भी बात करी कि इनमें से 46% हमारे स्टार्टअप्स ऐसे थे जहां पर कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर जरूर थी। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे इन्होंने बात यहाँ पे करी है कि हाँ, इन स्टार्टअप्स की मदद से महिलाओं को रोजगार मिला है, महिलाएं खुद आगे आई हैं और वुमेन डायरेक्टर्स भी बहुत सारी बनी हैं। तो ये चीजें समझ आ गई। पर इसके साथ में ही और भी बहुत सारे मेजर्स का जिक्र हुआ कि इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग हमारी सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे एक है आपका फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम। यहाँ पर ना एक हमने फंड बनाया हुआ है, ठीक है ना। उस फंड की मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्टार्टअप जिनको फंडिंग की कमी आती है वहां तक प्रॉपर फंड्स पहुंचाए जा पाए। तो यहाँ पर ना जो 10% फंड का है वो हमने रिजर्व करा हुआ है, जो सिडबी के द्वारा चीजें ऑपरेट करी जाती हैं फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप्स। गेटिंग द पॉइंट? तो 10% फंड हमने अलग से बना दिया है बाय द सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि वुमेन लेड स्टार्टअप्स को हम थोड़ा अच्छे से प्रमोट कर पाए। बाकी वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सर इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी हम बात करते हैं ना इंक्यूबेशन की, इसका मतलब होता है कुछ हैंड होल्डिंग, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो यहाँ पर होता क्या है, 20 वुमेन लेड टेक स्टार्टअप्स को प्रॉपर सपोर्ट दी जाती है 3 महीनों के लिए। साथ में ही इनके लिए प्रॉपर महिलाओं के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रॉपर वेब पेज है, वहां पर जाके जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज हैं आप उनको देख सकते हो। बाकी कोशिश करी जाती है कि इनके लिए प्रॉपर वर्कशॉप्स हो जहां पर अवेयरनेस हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, वो प्रोवाइड करी जाए। यहाँ पर ध्यान रखना, जो ऑलरेडी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो तो इंक्लूड होती ही होती हैं, बाकी वो महिलाएं भी इंक्लूड होंगी जो करना चाहती हैं, जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहती हैं, उनके रिगार्डिंग भी ये वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। एक हो गया आपका विंग प्रोग्राम। अब सर विंग क्या है? विंग इज वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट नेटवर्क ग्रुप प्रोग्राम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपको मेंटरशिप सेशंस दिए जाएंगे अलग अलग चीजों के अंदर, की मार्केटिंग कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, नए नए कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करना है, अपने जो बिजनेस को बड़े लेवल के ऊपर कैसे लेके जाना है, अपने आइडियाज को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत डिस्कस करी जाती हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रूरल वॉश फोरम। इसको समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, जब ना पहले वॉश समझो, WASH, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाटर सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन मतलब सैनिटाइजेशन नहीं, सैनिटेशन एंड हाइजीन। हमारा फोकस है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर हम ये सारी चीज़ें अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाएं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया और बाकी जो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अभी पता क्या हुआ, अभी न्यू दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। ये कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर थी, ये कॉन्फ्रेंस थी रूरल वॉश फोरम के ऊपर, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं फोकस था स्वच्छ सुजल भारत के ऊपर, यानी कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और जो बाकी चीजें हमने वॉश के बारे में बात करी ना, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर पाए। तो दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, हमारी सरकार अलग अलग स्कीम्स चलाती हैं, जैसे जल जीवन मिशन, आपने सुना होगा ना, हर घर नल से जल, ये चीजें सुनी होंगी आपने। उसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन, ये क्लीनिनेस के साथ लिंक्ड है, ठीक है ना, जो ग्रामीण की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप और देख सकते हो, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन का डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन का, वो सारी चीज़ें। तो इनके द्वारा जो जो अलग अलग स्कीम्स चलाई जा रही हैं, हम उनके रिगार्डिंग कैसा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम इन चीज़ों को कैसे लेकर जा सकते हैं। साथ में ही हमारी सरकार के अलावा सिविल सोसाइटी हो गया, आपके डेवलपमेंट पार्टनर्स हो गया, बाकी स्टेक होल्डर्स का क्या क्या रोल है, उन्होंने क्या क्या काम अच्छा किया है और कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, ये सारी बातें इस फोरम के अंदर डिस्कस करी गई हैं। इसके साथ ही ना इन्होंने ये भी बात करी कि 64% के करीब जो हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, वहां तक हमने टैप वाटर कनेक्शन पहुंचा दिया है। तो ये एक अच्छी बात है, अभी भी थोड़ा और बचा हुआ है, पर अभी हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके साथ ही ना यहाँ पर यह भी बात हुई, दैट इज विद रिगार्ड्स टू ओपन डेफिकेशन फ्री। अब अगर आप जानते होंगे ओपन डेफिकेशन फ्री, जो हिंदी माध्यम के उनको मैं बता दूं, यानी कि खुले में शौच मुक्त जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया कब हो गया था? इंडिया हो गया था ये 2019 के अंदर, जो 2 अक्टूबर 2019 है ना, तो तब हमने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम ODF हैं। ODF का मतलब क्या होता है कि अगर एक दिन के अंदर एक भी इंसान खुले में शौच करता हुआ या खुले में डेफिकेट करता हुआ पाया गया, डेफिकेटिंग इन द ओपन, तो अब हम बोलेंगे कि हाँ, वो विलेज ओपन डेफिकेशन फ्री है। यानी कि अगर एक भी पर्सन आपको नहीं देखने को मिलता ना जो खुले में शौच करता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, वो विलेज ओपन डेफिकेशन फ्री है। कई बार हम बात करते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस की। उसका क्या मतलब है? देखो, ये तो खुले में तो चलो शौच करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह हो गया, वो ढंग से चल रहे हो, वो प्रॉपर वेल मेंटेन्ड हो, तब हम उसको बोल देते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री। तो ये कुछ बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर करी गई हैं, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जाए
और ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसने इसको कंडक्ट करवाया था, मतलब ये फोरम क्या था, रूरल वॉश पार्टनर फोरम। इसको प्लेटफॉर्म किसके द्वारा बनाया गया है, आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है ना, DDWS, इसके द्वारा, और साथ साथ KPMG इंडिया ये कंपनी है, आप जानते होंगे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मिलकर इसको यहाँ पे किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज येस्टेक मैनुअल, विंड्स पोर्टल एंड AIDE मोबाइल ऐप। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं वर्ड, बट डोंट वरी, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो आप जानते हो, जैसे मान लो एक किसान है, अब किसान की ना कई बार फसल खराब हो जाती है। अब अगर सर फसल खराब होगी किसान की, तो क्या मिलना चाहिए उसको, प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए उसके रिगार्डिंग। हमारी आप स्कीम भी जानते होंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पर हम सर ये कैसे पता करें कि कितनी उसकी फसल खराब हुई है, प्रॉपर हम उसका मेजरमेंट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आपको उसी चीज़ के अंदर हेल्प करती हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जब मैं बात करता हूँ ना येस टेक की, पहली बात तो समझ आना चाहिए कि यहाँ पर हम बात हो रही है कि कुछ टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यस का मतलब क्या है, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है सर, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम का? देखो आपकी जो उपज होती है ना, उसको अनुमान लगाया जाता है कि आपकी जो यील्ड होगी, आपकी एग्रीकल्चर की यील्ड कितनी हो सकती है। और यहाँ पर आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स हो गया, आपकी रिमोट सेंसिंग हो गया, उसके मदद से उसको प्रयोग करते हुए हम क्या कोशिश करते हैं कि वहां पर एक्चुअल में जो उपज होनी थी उसका एक आकलन किया जाता है, उसका एक एस्टिमेशन किया जाता है। और जो येस्टेक मैनुअल है वो इसी में हेल्प करता है कि कैसे कैसे इसको करना है, कैसे प्रॉपर ढंग से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि एग्रीकल्चर यील्ड को हम प्रॉपरली मेजर कर पाए। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ना हम यील्ड एस्टिमेशन करेंगे, फिर डिसीजन मेकिंग भी उसके अंदर हमारी इंप्रूव हो सकती है। तो ये ना बस प्रीलिम्स में आ सकता है कि येस्टेक मैनुअल अभी न्यूज में था, ये किसके साथ लिंक्ड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से जब हम बात करते हैं विंड्स पोर्टल की, सर विंड्स क्या है? देखो विंड्स का फुल फॉर्म है वेदर इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम। अब नाम से क्लियर हो गया होगा, जो भी कहीं ना कहीं वेदर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर आपको तक पहुंचाई जा पाए, तो उसके लिए आपका विंड्स पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पर क्या होगा कि बारिश कितनी होने वाली है, ठीक है, वो सारी चीजें, हाइपर लोकल वेदर, वहां का आपको प्रॉपर वेदर पता लग जाएगा, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म उसके लिए बना दिया गया है। तो उसके बेसिस के ऊपर ना, जब आपके पास प्रॉपर क्रूशियल वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्रॉपर डेटा मिल जाता है किसानों को, तो कहीं ना कहीं रिस्क असेसमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, वो सारी चीजें करी जा सकती हैं। फिर बाद में कल को मान लो इंश्योरेंस वगैरह चाहिए होंगी, ठीक है, या फिर बाद में खराब हो जाती है फसल, तो वहां पर भी उनको भी हेल्प होगी। ठीक है, जो आपके एडवाइजरीज वगैरह हैं वो भी आपको पहले ही बता पाएंगे कि यार ये वाली फसल मत उगाओ, आपके यहाँ तो इतनी बारिश होने वाली है या कम बारिश होने वाली है। तो वहां पर भी ये जो विंड्स पोर्टल है ना, वेदर इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम पोर्टल, वो आपको हेल्प करेगा। तीसरी जो मोबाइल ऐप की हम बात कर रहे हैं, दैट इज AIDE। सर इसका मतलब क्या है? देखो ये ना एग्रीकल्चर के अंदर जो इंटरमीडियरी होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं या जो बीच का काम करते हैं, उनके रिगार्डिंग बात करी गई है। ठीक है ना, कि वो एनरोल करें अपने आप को इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। तो जो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के रिगार्डिंग, उनका एनरोलमेंट प्रोसेस यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। ठीक है, किसानों तक भी ये डायरेक्टली पहुंचाता है। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट्स भी आपको हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर एक किसान डायरेक्टली नहीं जा सकता अपने आप की इंश्योरेंस लेने के लिए, तो कुछ हेल्प हो, इस कंपनी यहाँ तक पहुंच जाए, तो किसानों के ना घर घर तक जाकर कैसे हम उनका एनरोलमेंट प्रोसेस उसका कंप्लीट करवा सकते हैं, उनको इंश्योरेंस दिलवा सकते हैं, ये यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है ना, तो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि सभी फार्मर्स को यहाँ पे कवर किया जा पाए। उसके लिए AIDE एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट एनरोलमेंट प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बेसिस के ऊपर ये मैं टोटल 4 आपको MCQs दे रहा हूँ, या सॉरी ट्रू फॉल्स दे रहा हूँ। इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछे थे, एक था मैनहट्टन पोर्टल के रिगार्डिंग, तो क्या ये अमेरिकन लेड एफर्ट था, उसका कोड नेम था? बिल्कुल ठीक है, हमने देखा था ना कैसे हम एटॉमिक वेपन की इसमें बात करी थी, ओपनहाइमर की बात करी थी, काफी आजकल तो मूवी भी पॉपुलर हो रही है। स्टार सी इनिशिएटिव, तो ये भी हमने देखा था। ठीक है ना, क्या ये यूनेप का एक इनिशिएटिव है? द आंसर इज फॉल्स। ये स्टार सी किसका इनिशिएटिव था? ये था आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उसी तरह से बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड फॉर प्रोक्योरमेंट थ्रू जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को पढ़ा था ना, तो क्या ये MNRE को मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? द आंसर इज फॉल्स अगेन हियर। कौन सी मिनिस्ट्री थी हमारी? जो कोल मिनिस्ट्री थी, उसको यहाँ पे मिला था। सेवा भोज स्कीम, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? सर ये भी गलत बात है, ये है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हमने देखा था ना कल्चर मिनिस्ट्री इस पर्टिकुलर स्कीम को किस तरह से रन करती हैं। जो GST वगैरह हो गया, जो लंगर्स हो गया, आपके प्रसाद हो गया, वहां पर GST को रीइंबर्स किया जाता है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।